ईरान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका में बने 5 बोइंग 777 विमान अपनी एयरलाइन महान एयर को सौंप दिए हैं। इस मामले ने अमेरिका की वैश्विक निर्यात नीति और उसकी निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि ये वही विमान हैं जो पहले सिंगापुर एयरलाइंस के बेड़े में शामिल थे, लेकिन अब यह ईरानी एयरलाइन महान की गुप्त संपत्ति बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के एलाइज स्प्रिंग्स में खड़े इन विमानों को पहले चीन, फिर कंबोडिया और अंतः अफ्रीकी देश मेडागास्कर में फर्जी रजिस्ट्रेशन देकर ईरान लाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ये विमान मशहद और चाबहार जैसे ईरानी शहरों में उतर भी चुके हैं। सभी रजिस्ट्रेशन और विमान कोड हटा दिए गए हैं। विमानों के ADS-B ट्रांसपोंडर को उड़ान के दौरान बंद कर दिया गया था, जिससे कोई रडार उन्हें ट्रैक न कर सके। इसे लेकर विशेषज्ञ कहते हैं ये सिर्फ विमान नहीं, अमेरिका की तकनीकी संप्रभुता पर चोट है। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ये विमान सैन्य या गुप्त मिशनों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बताया जाता है महान एयर पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद विमान की चोरी जैसी रणनीति अमेरिकी एजेंसियों की कमजोरी उजागर करती है। अयान एविएशन और अन्य शेल कंपनियों के जरिए इन विमानों की बिक्री की गई ताकि असली खरीदार यानी ईरान का नाम कभी सामने न आए। वहीं पूर्व राजनयिक का कहना है कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह एक सिस्टम फेलियर है। पाबंदी तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक दुनिया के दूसरे देश अमेरिकी नियमों को गंभीरता से ना लें। खास बात तो यह है कि इन 5 विमानों का ईरान पहुंचना सिर्फ एक तकनीकी उल्लंघन नहीं, बल्कि दर्शाता है कि वैश्विक पाबंदी तंत्र कितनी आसानी से भेद दिया जा सकता है। बता दें आपको, 2 इंजन वाले इस विमान का इस्तेमाल पहले सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा किया जाता था, लेकिन 2020 में इसे बंद कर दिया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है यह अमेरिकी प्रतिरोध के क्षरण और ईरानी दंड मुक्ति में वृद्धि को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि कंबोडिया चीन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से लंबे समय से सेवारत पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के शासनकाल में। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अमेरिका अब अपने ही बनाए विमान और तकनीक पर नियंत्रण खो रहा है? क्या यह सिर्फ शुरुआत है या एक नई रणनीतिक चुनौती है? जवाब भविष्य के घटनाक्रम अब तय करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सामने आई है खबरें, वो एक झटका है अमेरिका के लिए। गजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में इजरायली सैनिकों की मौतों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 898 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से 454 की मौत गजा में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी अभियानों के दौरान हुई। हाल के हफ्तों में घातक हमलों ने इसराइल में आंतरिक दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है। इसी बीच खबर है कि हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने शनिवार को उनके बलों ने दक्षिणी गजा पट्टी में खान यूनिस के पूर्व में 3 इसराइली बख्तरबंद कार्मिक वाहनों को निशाना बनाकर एक जटिल घात लगाकर हमला किया। जानकारी के मुताबिक हमले की विधि, हमले का तरीका इतना सटीक था कि इसराइल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इससे हैरान रह गए। सैनिकों को बचाने के लिए आई टीम पर भी हमला किया। 3 अलग अलग टीमों में से प्रत्येक पर हमला हुआ, जिससे ये दर्शाता है कि हमले की विशिष्ट रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया था। हाल के महीनों में हमास ने नई युद्ध की रणनीति अपनाई है, जिनमें सुरंगों और विस्फोटकों का उपयोग करके इसराइली सैनिकों पर घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं। इसराइली सैनिकों की बढ़ती मौतों ने इसराइल में आंतरिक दबाव को बढ़ा दिया है, जहां विपक्षी नेता इन हताहतों को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों से जोड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गजा में चल रही जंग में अब तक 59,730 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,44,470 लोग घायल हुए हैं। इजराइल में अब इस युद्ध विराम को लेकर सार्वजनिक और रणनीतिक दबाव तेज हो गया है। कई रिजर्विस्ट सैनिकों और सैनिक परिवार अब जोर से मांग कर रहे हैं कि युद्ध को तुरंत रोका जाए, ताकि बचे हुए बंधकों की रिहाई हो सके और सैनिकों की जानें बचाई जा सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
इसके बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार अभी भी हमास की पूर्ण निपटान और हथियार समर्पण की शर्त पर जोर दे रही है। गजा में अभी भी अव्यवस्था फैली हुई है, जहां 90,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे कुपोषण की वजह से गंभीर संकट में हैं। चिकित्सीय सुविधाएं यानी मेडिकल फैसिलिटीज सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं और अधिकांश अस्पताल ईंधन की कमी से बंद होने की कगार पर हैं। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसराइल ने गजा सिटी, डीर अल बलाह और मुवासी क्षेत्रों में मानवता सहायता के लिए दैनिक 10 घंटे की रणनीतिक ठहराव यानी टैक्टिकल पॉज घोषित किया है। फिर भी लड़ाई जारी है और सहायता वितरण सीमित हो रहा है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय ने गजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों की लगातार हत्या और भोजन, पानी, दवा और बुनियादी जरूरतों से वंचित करने की कड़ी निंदा की है। कुल मिलाकर गजा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिकों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इक्कीस महीने से जारी इजरायली हमले और मानवीय संकट के बीच गाजा के लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। बच्चे दम तोड़ रहे हैं, माएं सूखी निगाहों से आसमान ताक रही हैं। लेकिन दुनिया अब भी भुखमरी घोषित करने से कतरा रही है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और राहत संगठन महीनों से चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा भयंकर भुखमरी के कगार पर है। फिर भी अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। इजरायली हमले, मदद में रुकावटें और बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि लाखों फिलिस्तीनियों के पास न खाना है न उम्मीद। लेकिन इस बीच रविवार 27 जुलाई को गाजा में इजरायली जुल्म की आग पर मानवीय राहत की फुहार हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपने धार्मिक नेताओं के आग्रह के बाद इजराइल ने इतवार 27 जुलाई को गाजा में अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है। यह फैसला उस वक्त आया जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में बढ़ती भुखमरी और जरूरी सामानों की भारी कमी को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। नेतन्याहू का अस्थायी सीजफायर का ऐलान। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इस्राएल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला किया। टीवी चैनल कान न्यूज के मुताबिक ये सीजफायर सिर्फ रविवार के लिए ही लागू रहेगा। इससे पहले शनिवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बयान जारी कर कहा था कि गाजा में हवाई रास्ते से मानवीय सहायता पहुंचाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। शनिवार शाम को उत्तरी गाजा के कई इलाकों में भोजन और अन्य राहत सामग्री की हवाई डिलीवरी दोबारा शुरू की गई है। गाजा में जारी मानवीय संकट पर अब इजराइल के अपने धार्मिक नेता ही सवाल उठाने लगे थे। कंजर्वेटिव यहूदी रब्बियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन रब्बिनिकल असेंबली ने 25 जुलाई को एक बयान जारी कर इजरायली सरकार से अपील की थी कि वो गाजा में फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री, पानी और दवाएं पहुंचने दे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रब्बी यहूदी धर्म के एक धार्मिक गुरु और शिक्षक माने जाते हैं। इजराइल में सरकार से लेकर आम खास तक रब्बियों की बातों को गंभीरता से लेते हैं और इस पर अमल भी करते हैं।